बाहर पे आइसक्रीम के ठीक होने का इंतजार करते करते जियाओनिंग वहीं पे सो जाती है। गुचुएन आता है और उसे अपनी जैकेट उतार देता है और कहीं चला जाता है। सुबह जब जियाओनिंग की आंखें खुलती है तो वो अपने बगल पे सर्टिफिकेट देखती है यूथेनेशिया का, जिस पे गुचुएन ने साइन करके एग्री किया होता है कि आइसक्रीम की जान खुद ब खुद ही ले ली जाए। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो रोते रोते गुचुएन को कॉल करती है और मनी मन सोचती है कि प्लीज़ प्लीज़ आइसक्रीम को मुझसे दूर मत करो। वो इसी हालत में घर पहुंचती है और काफ़ी ज़्यादा सैड होती है। तभी उसे मैसेज आता है गुचुएन का और वो बोलता है कि क्यों ना तुम आइसक्रीम को आकर देखो। वो बहुत ही खुशी खुशी वहाँ पहुँचती है, पर वहाँ पहुँच के वो जो देखती है वो विश्वास नहीं कर पाती। वो आइसक्रीम नहीं बल्कि आइसक्रीम की कब्र होती है। इसका मतलब अब आइसक्रीम मर चुकी है और सिचुएशन के हिसाब से लग रहा है कि उसकी जान ली गई है, जो जियाओनिंग बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। जब गुचुएन जा रहा होता है, जियाओनिंग कहती है कि बस अब बहुत हो गया। मुझे नहीं पता था कि आप आइसक्रीम के साथ ऐसा करोगे। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे भी हो। मैं ऑफिस तो नहीं आ सकती अभी, पर मैं आपसे अभी मुंह पे रिज़ाइन करना चाहती हूँ। गुचुएन इसे समझाता है कि ब्रेकअप होने का मतलब ये नहीं कि वो इतनी अच्छी जॉब छोड़ देगी। जियाओनिंग तभी बोलने लगती है, मैंने बहुत हिम्मत करके आपसे प्यार करने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि रिलेशनशिप में आने की भी, पर मैं भूल गई थी कि आपका हार्ट आखिर मैकेनिकल है। मैं चाहे उस पर कितनी भी फीलिंग्स भरने की कोशिश करूँ, उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि मैं आपको अब ज़्यादा ना देखूँ। और वो अपना रेजिग्नेशन देके वहाँ से चली जाती है। पर घर पे भी गुचुएन की हालत कुछ ठीक नहीं होती। चैंगरेन उसे देखने जाता है तो वो बीमार पड़ा होता है। वो उसे डांटता है कि वो अपना ख्याल क्यों नहीं रख रहा, और अगर वो जियाओनिंग को सब कुछ बताएगा तो वो समझ जाएगी और वो उसे माफ़ कर देगी। पर गुचुएन जियाओनिंग को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है और वो लेट जाता है। सोचता है कि मुझे जियाओनिंग के बिना रहने की आदत डालनी होगी। दूसरे दिन जब वो ऑफिस जाने के लिए कार के पास जाता है तो वहाँ पे जियाओनिंग नहीं होती। वो घर आके भी उस जगह को ही देख रहा होता है जहाँ पे आइसक्रीम बैठी होती थी और जियाओनिंग आगे उसके साथ फोटो खिंचाया करती थी। तभी हम फ्लैशबैक पे जाते हैं और पता चलता है कि आखिर असलियत में उस दिन हुआ क्या था। दरअसल डॉक्टर ने खुद पर्सनली आके गुचुएन से कहा कि आइसक्रीम सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से उसके सारे अंग काम करना बंद कर गए हैं और बस वो अपनी आखिरी सांसें ही गिन रहा है, पर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। ये सुन गुचुएन आइसक्रीम को अपने साथ जियाओनिंग के पुराने घर की तरफ लेकर जाता है और एक नदी के किनारे बैठकर बस उसके साथ आखिरी लम्हे बिता रहा होता है। दरअसल आइसक्रीम के साथ कुछ भी नहीं हुआ। उस पर यूथेनेशिया परफॉर्म करने ही नहीं दिया गुचुएन ने, जबकि वो अपनी नेचुरल डेथ मरा है। आइसक्रीम की मौत पे गुचुएन का कुछ भी हाथ नहीं है, पर गुचुएन सोचता है कि बस एक यही तरीका था जियाओनिंग को खुद से दूर करने का। दूसरी तरफ जियाओनिंग के पास पहुंचती है जाओ येन और उसको चेयर अप होने को बोलती है। जियाओनिंग कहती है कि मैं घर आने से पहले ही खूब ज़्यादा रो के आई हूँ, क्योंकि अगर मैं घर पे रोती तो पक्का आंटी और मेरी दादी को तकलीफ होती और वो जाके गुचुएन को डांटने लगती। जाओ येन उसे डांटती है कि अभी भी तू सिर्फ गुचुएन के बारे में ही सोच रही है, अगर आंटी जी उन्हें डांटेगी ना तो बहुत अच्छा होगा। जियाओनिंग तभी उसे बताती है कि उसने फैसला किया है जॉब छोड़ने का, क्योंकि वो गुचुएन को फेस नहीं कर सकती। साथ ही वो ये भी बोलती है कि मैं गुचुएन को हमारे ब्रेकअप के लिए ब्लेम नहीं करती हूँ। मुझे बस इस बात का बुरा है कि जो भी उन्होंने आइसक्रीम के साथ किया है। इसके अलावा मुझे ब्रेकअप को लेके कोई भी शिकायत नहीं है, वो उनका फैसला है और मुझे पता है कि वो कभी भी मुझे हर्ट नहीं करना चाहते। जाओ येन उस पर इतना गुस्सा होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ गुचुएन की फीलिंग्स के बारे में सोची और अपने बारे में नहीं। वो उसे डांटती भी है कि तू भला क्यों छोड़ेगी जॉब, वो तेरी इतनी अच्छी जॉब है और साथ में इतना अच्छा भी पे करती है। तुझे पार्ट टाइम जॉब्स नहीं करने पड़ेंगे, तो तुझे ज़रूर अपनी जॉब पे जाना चाहिए। और चल अभी सो जा और कल तुझे जॉब पे जाना होगा, वरना मैं तेरे से ब्रेकअप कर लूँगी। और जाओ येन उसे बड़े प्यार से हक करके सो जाती है। दूसरे दिन जियाओनिंग को वेन का कॉल आता है, वो उससे मिलने जाती है। वो उसको बताती है कि उसने जॉब से रिज़ाइन कर दिया है क्योंकि उसका और गुचुएन का ब्रेकअप हो गया है। वेन कहती है मुझे तो नहीं पता कि उसने ब्रेकअप क्यों किया होगा, क्योंकि वो तुम दोनों के बीच की बात है, पर तुम जॉब क्यों छोड़ रही हो। जियाओनिंग कहती है कि मैं बस गुचुएन को फेस नहीं कर पाऊंगी शायद इसलिए। वेन कहती है कि रिलेशनशिप एक अलग चीज़ है और जॉब पे जाना एक अलग चीज़ है, वो तुम्हारा करियर है, तुम्हें इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। जब गुचुएन तुमसे ब्रेकअप करने के बाद इतने चौड़ में ऑफिस जाके काम कर सकता है और उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो भला तुम क्यों जॉब छोड़ोगी। तुम्हें भी जॉब पे ज़रूर जाना चाहिए। जियाओनिंग को सारे ही लोग जॉब पे जाने को कह रहे होते हैं, पर जियाओनिंग को खुद हिम्मत नहीं हो रही होती है जाने की।
यहाँ पे गु चुएन कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स के प्लान देता है चैंगरेन को और बोलता है कि मैं मरने से पहले उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जैसे कि मैं जियाओनिंग के पुराने घर को रिपेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें तेरे पे सौंप कर जा रहा हूँ। प्लीज़ कंपनी का अच्छे से ख्याल रखना और जब तक का मैं वापस ना आऊँ तब तक का जियाओनिंग को कुछ भी मत बताना। चैंगरेन उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि कम से कम तू पॉजिटिव तो सोच सकता है ना, पर गु चुएन उसे इंसिस्ट करता है कि जो सच्चाई है वो तो एक्सेप्ट करनी ही होगी और वो वहाँ से चले जाता है। चैंगरेन वहीं पे सो जाता है ताकि दूसरे दिन वो गु चुएन को गुड बाय कह सके, पर जब वो उठता है तो वो टेबल पे अपना ब्रेकफास्ट रखा हुआ देखता है और साथ ही एक चिट होता है जिस पे लिखा होता है कि सारी चीज़ों का प्लीज़ ख्याल रख देना गु चुएन। इसका मतलब गु चुएन उससे मिले बिना ही चला गया। इतने में ही डोर बेल बजती है और वहाँ पे जियाओनिंग होती है। वो गु चुएन के बारे में पूछती है तो चैंगरेन बोलता है कि जिस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ा करते थे वो वहाँ के एक एग्जीबिशन को होस्ट करने गया है, तो तब तक का तुम मेरी असिस्टेंट हो जब तक का गु चुएन वापस ना आए। उसको आने में 1 महीना 2 महीना या शायद 6 महीने भी लग सकते हैं। वो ये भी बोलता है कि मैं भी ऑफिस की तरफ ही जा रहा हूँ तो चलो साथ में चलते हैं। ऑफिस पे जाते वक्त जियाओनिंग मनी मन सोच रही होती है कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ, मैं इतनी बुरी हूँ कि वो मुझे गुड बाय भी नहीं कहना चाहते और मुझे देखना तक नहीं चाहते हैं। ऑफिस में जब वो बॉस कह के गु चुएन के कैबिन में घुसती है तो वहाँ पे चैंगरेन बैठा होता है जिसको देखकर जियाओनिंग को बुरा ज़रूर लगता है। जियाओनिंग की यह हालत देख के चैंगरेन को भी काफ़ी गंदा लग रहा होता है, तो वो घर जाके कॉल करता है गु चुएन को और बोलता है कि तू प्लीज़ अपना ख्याल रखना और मैं कभी भी तेरे पे गिव अप नहीं करूँगा और मुझे बार बार अपडेट देते रहना कि तू ठीक है या नहीं है। जाओ येन ये बात सुन लेती है और उसे पनिशमेंट देने लग जाती है। वो उसके हाथ पे डंडा रख के उसे खड़ा कर देती है, वो भी अंडों के ऊपर, और पूछने लग जाती है कि तुम फ़ोन पे किससे बात कर रहे थे और तुम किस पे गिव अप नहीं करोगे। चैंगरेन बोलता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम पे चीट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बता भी नहीं सकता मैं किससे बात कर रहा था। जाओ ने उसे बहुत फोर्स करती है और उसके मुंह से निकल ही जाता है कि मैं गु चुएन से बात कर रहा था। जाओ कहती है अच्छा क्या बात कर रहे थे। वो बोलता है मैं ये नहीं बता सकता वरना ब्रो कोड टूट जाएगा, प्लीज़ मैं गंदा दोस्त बन जाऊँगा वरना। जाओ कहती है अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम गंदे हस्बैंड बनोगे, पर चैंगरेन अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलता। जाओ गुस्से में कहते कि सारा सामान पैक करो और यहाँ से बाहर निकल जाओ, पर चैंगरेन सच में अपना मुंह नहीं खोलता अपने दोस्त के लिए। दूसरे दिन वो गु चुएन से मिलने जाता है जो कि रिपेयर कर रहा है जियाओनिंग के पुराने घर को। तभी उसके दिल में अचानक से दर्द होने लग जाता है और चैंगरेन कारण पूछता है कि तू चार्ज कर तो रहा है ना खुद को, कुछ प्रॉब्लम है क्या। गु चुएन बोलता है कि पता नहीं आजकल अचानक ही मेरे मैकेनिकल हार्ट पे दर्द होने लग जाता है बिना किसी कारण के। वो कहता है कि मेरी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। और क्या तुमने उन पेपर्स पे जियाओनिंग के साइन करवाए। अब यहाँ पे गु चुएन बताता नहीं कि वो किन पेपर्स की बात कर रहा है। चैंगरेन बोलता है ठीक है मैं कैसे ना कैसे करके उससे साइन करवा ही लूँगा। उसी रात को गु चुएन को वेन का कॉल आता है और वो बोलती है कि तुमने जियाओनिंग से ब्रेकअप क्यों किया, वो काफ़ी अच्छी लड़की है। गु चुएन कहता है कि ये मेरा मैटर है तो तुम्हें नाक नहीं घुसानी चाहिए। वेन बोलती है कि मुझे पता है मैं नाक घुसा रही हूँ, पर मैं जियाओनिंग और तुम्हें साथ में खुश देखना चाहती हूँ। प्लीज़ जियाओनिंग पे गिव अप मत करना, क्योंकि अगर तुम उसे जाने दोगे तो वो तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस होगा। गु चुएन कहता है कि अभी जो सबसे सैड इंसान है वो मैं हूँ और फ़ोन कट कर देता है। यहाँ पे टैंग डू डायरेक्टर जू के पास जाता है और बोलता है कि जो कंपनी आपने मुझे संभालने को दी है क्या हम बार बार उससे सिर्फ लोन ही लेते रहेंगे, हमें उस पर काम भी करना चाहिए। अगर आप मुझे एक और मौका देंगे तो मैं उस कंपनी को बहुत सक्सेसफुल बना दूंगा। पर डायरेक्टर जू उसे बहुत ही बुरी तरह से ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि जितना तुमसे कहा जाता है तुम उतना ही करो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ़ैसले मेरे हैं और उन पे अमल तुम्हें करना है, तो मुझे पता है कि किस तरह का डिसीजन लेना है। ये सुन के टैंग जू को काफ़ी बुरा लगता है। उसे ऐसा फील होता है कि वो डायरेक्टर जू का बेटा नहीं बल्कि उनका नौकर है। वो जब घर पहुंचता है तो उसके पापा ने पुराने सामान निकाले होते हैं जिस पे उसके बचपन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जियाओनिंग के साथ उसकी फ़ोटो भी होती है। उसे देखकर वो इमोशनल हो जाता है। उसका पापा बोलता है कि बचपन में तुम सारी चीज़ों में अच्छे थे, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, लोगों के साथ बिहेव करने में। अगर मैं कुछ गलत नहीं करता तुम बहुत ज़्यादा अच्छा चाइल्डहुड जीते। आई एम सो सॉरी मैंने जो भी कुछ किया है तुम्हारे लिए। टैंग जू पहली बार अपने पापा की बातें सुन के इमोशनल हो जाता है और उसके आंखों से आंसू झलक आते हैं। उसके पापा बोलते हैं कि आज प्लीज़ रात को तुम यहाँ रुक जाओ, हम लोग ना साथ में डिनर करेंगे। और टैंग जू फिर से पहली बार हामी भरता है उस चीज़ में। उसके पापा इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि वो कहते हैं कि मैं अब भी जाके नई इंग्रेडिएंट्स लेकर आता हूँ। इसके बाद टैंग जू सीधे पहुँचता है जियाओनिंग के पास और उसे कॉल करके नीचे बुलाता है। जब वो नीचे आती है तो वो उसके और गु चुएन के बारे में पूछता है
और ये भी कहता है कि शायद वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है कि तुम उससे इतना प्यार करती हो। जियाओनिंग कहती है रहने दो, उनके बारे में बात नहीं करते हैं, आप ये बताओ कि आप कैसे हो। टेंगजू बोलता है कि तुम जो इतने चेयरफुली मुझसे बात कर रही हो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। उस इंसिडेंस के बाद तो मुझे लग रहा था कि हम कभी भी इतने अच्छे से फ्रैंकली बात नहीं कर पाएंगे। जियाओनिंग कहती है ऐसा कभी भी नहीं होगा, आप मेरे बेस्ट बिग ब्रदर हैं और मैं हमेशा आपको ऐसे ही ट्रीट करूँगी। टेंगजू बोलता है तो इसका मतलब ये है कि तुम कभी मेरे प्यार में नहीं पड़ोगी, है ना। जियाओनिंग कहती है मैं आपकी हमेशा बेस्ट छोटी सिस्टर बन के रहूँगी, पक्का। और वो उसे ऊपर खाने के लिए इनवाइट करती है। टेंगजू बोलता है नहीं नहीं मैं ऊपर नहीं आ रहा, मुझे डर लग रहा है कि आंटी मुझे मार देंगी जान से। पर जियाओनिंग उसे जबरदस्ती ऊपर लेकर ही चली जाती है। वो उसके साथ बैठकर खाना खा रही होती है और उसकी आंटी ताने मार रही होती है कि ऐसे लोग हमारे घर में वेलकम नहीं हैं। अब टेंगजू को ऑब्वियसली थोड़ा ऑकवर्ड लगने लग जाता है। जियाओनिंग तभी अपनी आंटी से कहती है कि आंटी मुझे बहुत भूख लगी, आपने सिर्फ इतना ही खाना क्यों दिया मुझे। इतने में उसकी आंटी आती है और सारा खाना निकाल कर उन्हें देती है। तभी जियाओनिंग की दादी टेंगजू के पास आके बोलती है अरे ये तो वही लड़का है ना जो जियाओनिंग की क्लास में पढ़ता है और हमेशा फर्स्ट आता है, ये लड़का तो बहुत ही अच्छा है पढ़ाई में। और टेंगजू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसकी ग्रैंड माँ को वो याद है। तभी जियाओनिंग कहती है कि मैं ग्रैंड माँ के साथ बैठ के टीवी देखती हूँ और टेंगजू आप ना खाना खा लो। उसको वो आंटी के साथ अकेला छोड़ देती है बात करने के लिए। टेंगजू फिर से माफ़ी मांगता है कि उसके पापा ने जो कुछ भी किया है। उसकी आंटी कहती है नहीं एक्चुअली मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ों के बीच में हुई थी, इसमें बच्चों की क्या गलती है। मैं तुम्हारे पापा से सिर्फ इसलिए नफरत करती हूँ क्योंकि उन्होंने पैसों का गबन किया और साथ में मेरे भाई को उसमें फंसा लिया। अब शायद हमें पास्ट को पास्ट में ही रखना चाहिए क्योंकि वो 10 साल पहले की बात है और आगे बढ़ना चाहिए। और आज के बाद तुम गेट में सिर्फ खड़े मत रहना, अजीब लगता है, ऊपर आके हमारे साथ खाना ज़रूर खाना। ये सुनते ही टेंगजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि फाइनली जियाओनिंग की आंटी उसे इतने अच्छे से एक्सेप्ट कर रही है। उसकी आंटी ये भी कहती है कि तुम जियाओनिंग का अच्छे से ख्याल रखना, तुम उसे हमेशा छोटी बहन की तरह ट्रीट करना, उसकी हमेशा हेल्प करना। और टेंगजू ये सुन के काफ़ी खुश होता है, भले ही उसे उसका प्यार नहीं मिला पर उसे एक छोटी अच्छी बहन मिली है। दूसरे दिन जब जियाओनिंग ऑफिस पहुंचती है तो चैंगरन बोलता है कि तुम्हारे सेक्रेटरी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है तो तुमने उसे रिन्यू नहीं करवाया। जियाओनिंग कहती है नहीं मुझे लगा था कि गुचुएन ने करा दिया होगा। चैंगरन तभी कहता है कि इन कुछ डॉक्यूमेंट्स में साइन करना है, तुम इसमें साइन कर लो और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा। और साइन कराते वक्त चैंगरन उसे गुचुएन की बातें बताने लग जाता है कि गुचुएन कह रहा था कि मैं जहाँ वेकेशन पे गया हूँ अगर मुझे कोई लड़की मिल गई वहाँ तो मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँगा क्योंकि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। दरअसल वो झूठ बोल रहा है और बातों में फंसा रहा है ताकि जियाओनिंग पेपर्स को ना पढ़े और जिन पेपर्स पे गुचुएन ने उसके साइन लेने को कहा है चैंगरन चुपचाप से उन पे साइन भी ले ले। और होता भी ऐसा है, जियाओनिंग उस बातों के चक्कर में पेपर्स पढ़ती ही नहीं है और उन पे साइन कर देती है बिना देखे। बाहर जाके वो बेचारी सोच रही होती है कि क्या मैं इतनी ज़्यादा बुरी हूँ कि गुचुएन ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और चैंगरन अंदर मन ही मन बोल रहा होता है कि गुचुएन सॉरी, अगर मैं जियाओनिंग से झूठ नहीं बोलता तो मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करवा पाता। पर आखिर ये पेपर्स हैं किस चीज़ के वो आगे पता चलेगा। चैंगरन अब काफ़ी दुखी फील कर रहा होता है, मानो वो इस बात को अपने दिल पे और नहीं रख सकता। तभी वो जाओयन के पास जाता है और काफ़ी ड्रिंक करता है। जाओयन कारण पूछती है तो वो बोलता है अगर मैं ड्रिंक नहीं करूँगा तो मैं ये बात तुझे बता ही नहीं पाऊँगा। वो तभी बोलना शुरू करता है कि ये बात मेरे और गुचुएन के बारे में है। दरअसल मैं और गुचुएन एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे पर हम लोग अलग अलग कोर्सेज के थे। गुचुएन काफ़ी ज़्यादा फेमस था क्योंकि उसे इतनी छोटी सी उम्र में यूनिवर्सिटी कंप्लीट किए बिना ही काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल चुके थे और वो बिल्कुल जीनियस था हमारी यूनिवर्सिटी का। सारे लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते थे। ये देखकर मुझे लगा कि आखिर ये लड़का है कौन जो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है और सब इसकी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया गुचुएन पे। तो जब मैंने उससे पहली बात की वो मुझे काफ़ी ज़्यादा रूड लगा और मैं ये सोचने लग गया कि आखिर ये इस टाइप का है क्यों। फिर जैसे मैं तुम्हारे पीछे पड़ा वैसे ही मैं गुचुएन के पीछे पड़ गया, बस उससे फ्रेंडशिप करने के लिए, क्योंकि मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि ये अजीब टाइप का लड़का है क्यों। मुझे पूरा 1 साल लगा उससे फ्रेंडशिप करने में। उसके बाद जब हम एक दिन ड्रिंक कर रहे थे उसने मुझे बताया कि मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे गुचुएन का हार्ट नॉर्मल नहीं है, वो एक मैकेनिकल हार्ट है और इसीलिए वो कभी भी नॉर्मल इंसान की तरह फीलिंग्स फील नहीं कर सकता। तभी वो हमेशा इतना रूड दिखाता था खुद को।
जाओयन कहती है अरे तुमने ना बहुत ज़्यादा पी लिया है, तुम इतनी बकवास कर रहे हो। जाओयन को तो यकीन ही नहीं होता कि ऐसी कोई चीज़ सच भी हो सकती है। चैंगरेन उसे फिर भी भरोसा दिलाते हुए कहता है सच में उसका मैकेनिकल हार्ट है जो आवाज़ करता है बहुत ज़्यादा काम करते वक्त, और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी होता है अगर वो कुछ फील करता है तो। तभी वो पूरे कॉलेज के सालों में दुखी और रूड रहा करता था। अब धीरे धीरे इन बातों को सुनने के बाद जाओयन को यकीन सा होने लगता है। वो पूछती है कि क्या जियाओनिंग को इस बारे में पता है। चैंगरेन कहता है हाँ उसे इस बारे में पता है, पर अब मेरा दोस्त जल्द ही मरने वाला है। जाओयन बहुत दुखी होकर पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। वो बोलता है हाँ, इसीलिए उसने जियाओनिंग को अपने से दूर किया है। जो डॉक्टर गुचुएन का इलाज करते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और गुचुएन के पास अब कोई भी चारा नहीं है। उसका मैकेनिकल हार्ट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है और वो अब ढंग से काम भी नहीं करता। तुम गुचुएन को बुरा समझती हो ना, पर वो बुरा नहीं है। उसने जियाओनिंग की भलाई के लिए ही उसे छोड़ा है। वो जियाओनिंग से इतना प्यार करता है कि अपने मम्मी पापा के अलावा उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी जियाओनिंग के नाम की है। वो पेपर्स जिन पे चैंगरेन उससे चुपचाप साइन करवा रहा था, दरअसल वो गुचुएन के विल के पेपर्स हैं, यानी वसीयत के। वो ये भी जाओयन को बताता है कि अभी इस वक्त गुचुएन जियाओनिंग के पुराने घर पे है और उसे रिपेयर कर रहा है, क्योंकि वो जाने से पहले उसे जियाओनिंग को एज अ गिफ्ट देना चाहता है। चैंगरेन ने जो अपने आंसू रोक रखे थे वो यहाँ पे फूट ही जाते हैं। वो बहुत रोने लगता है अपने दोस्त, अपने बेस्ट फ्रेंड गुचुएन के लिए। वो जाओयन को हक करके बोलने लगता है मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस टाइम पे उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इतना ज़्यादा हेल्पलेस हूँ। उसकी हालत जानने के बाद भी मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। सीन कट होता है और हम सुबह पे आते हैं। चैंगरेन को मैसेज आता है कि गुचुएन की बैटरी बिल्कुल लो है और यहाँ पे सच में गुचुएन तो बेहोश हो चुका होता है। जाओयन और चैंगरेन जल्द से जल्द वहाँ पहुँचते हैं और गुचुएन को चार्ज करते हैं। गुचुएन को जब होश आता है वो जाओयन को देख के काफ़ी शॉक्ड होता है और चैंगरेन से बोलता है कि तूने प्रॉमिस किया था मुझे कि तू किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगा। चैंगरेन कहता है मैं बताना नहीं चाहता था, पर मैं कब तक का अपने दिल के अंदर रखता, मैं रख ही नहीं पा रहा था। और वैसे भी जाओयन कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी है और ये किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। जाओयन कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और साथ ही मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। मुझे लगा था कि आप बहुत बुरे इंसान है क्योंकि आपने जियाओनिंग को इतना ज़्यादा रुलाया है, पर चैंगरेन से आपकी स्टोरी सुनने के बाद मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जो किया है जियाओनिंग को अपने से दूर करके, उससे ज़्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता था। गुचुएन को भी ये बात सुन के राहत मिलती है कि अब उसे ज़्यादा लोग गलत नहीं समझते। जियाओनिंग यहाँ से जाती है वेनवेन से मिलने और वेनवेन बताती है कि अब उसकी शादी हो जाएगी और वो यहाँ से जा रही है। अभी वो सेटल होने का नहीं सोचे क्योंकि वो दोनों साथ में मिलकर ट्रैवल करना चाहते हैं। जियाओनिंग वेनवेन के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वेनवेन ये भी बोलती है कि जितना मैं गुचुएन को जानती हूँ तुम हमेशा उसकी बातों पे भरोसा मत करना, वो जो भी कहता है। दरअसल वो ऐसा इंसान है कि वो आधी चीज़ें अपने मन में ही दबा कर रखता है। तो अगर वो तुमसे अपनी ज़िंदगी से जाने को कह रहा है तो उसकी ज़िंदगी से मत जाओ, उसको फोर्स करो, उससे पूछो कि आखिर असलियत में क्या चल रहा है, क्योंकि गुचुएन इसी टाइप का है। वो अपनी तकलीफ किसी को भी नहीं बताता। सिर्फ उसके शब्दों पे ध्यान मत दो, उसके पीछे उसकी भावनाओं पे ध्यान दो, दिमाग से नहीं दिल से सोचना। वो उसे जाते जाते हक करती है और गुड बाय बोलती है। वेन जब गाड़ी में जा रही होती है, जियाओनिंग ने उसे एक गिफ्ट दिया होता है। वो जब उस गिफ्ट को खोलकर देखती है तो उस पर उसकी बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई होती है जियाओनिंग ने। वेन काफ़ी खुश होती है और उसे मैसेज करती है, साथ ही ये भी मैसेज करती है कि मैं चाहती हूँ तुम और गुचुएन जिंदगी भर खुश रहो। वेन की ये बात सुनने के बाद मानो जियाओनिंग को चैन नहीं पड़ता। इतने में ही उसे कॉल आता है हॉस्पिटल से, एनिमल हॉस्पिटल से, जहाँ पे आइसक्रीम थी। वो वहाँ जाती है और डॉक्टर उसे बोलता है कि हमें आपको रिफंड देना है। जियाओनिंग कारण पूछती है तो डॉक्टर बताता है कि जो एनेस्थेसिया का इंजेक्शन हम आइसक्रीम को देने वाले थे वो दरअसल हमने नहीं दिया, तो उस चीज़ का रिफंड है। जियाओनिंग कहती है पर गुचुएन ने तो एग्रीमेंट के पेपर में साइन कर लिया था, तो क्या आइसक्रीम को मारा नहीं गया है। डॉक्टर बताता है कि हम उसे इंजेक्शन देने ही वाले थे कि गुचुएन ने हमें रोक लिया क्योंकि वो देख नहीं पाया उसको इंजेक्शन देते वक्त, इसलिए हम ये रिफंड कर रहे हैं। जियाओनिंग जहाँ इस बात के लिए गुचुएन से नफरत करने लग गई थी, वहाँ उसको समझ आ जाता है कि गुचुएन ने आखिर क्या किया है। अब वो बहुत ज़्यादा अजीब फील करने लग जाती है। उसे जल्द से जल्द गुचुएन से मिलना होता है। वो गुचुएन के घर जाती है और इधर उधर चीज़ें देखने लगती है कि कहीं से तो कोई हिंट मिलेगा। तभी वो उसकी स्केच बुक निकाल के देखती है तो उस पे गुचुएन ने जियाओनिंग के काफ़ी सारे स्केचेस बनाए होते हैं। उन्हीं स्केचेस में से एक स्केच होता है जियाओनिंग के पुराने घर का।
वो फिर भी कुछ नहीं समझ पाती। तभी बस पे बैठने के बाद वो जाओयन को कॉल करती है और आइसक्रीम के रिलेटेड चीज़ें बताती है। अब जाओयन उसे डायरेक्ट बातें तो नहीं बता सकती, तो वो उसे हिंट देती है कि अच्छे से सोच, इस टाइम पे गुचुएन आखिर कहाँ जाएगा। उसने आइसक्रीम को खुद से नहीं मारा, बल्कि लास्ट लम्हों में वो आइसक्रीम के साथ था, और वो तुझसे दूर इसलिए ले गया आइसक्रीम को क्योंकि उसे लगा कि तुझे बहुत तकलीफ होगी आइसक्रीम को जाता हुआ देखकर। दिल से सोच कि आखिर वो अभी कहाँ होगा। जाओयन के हिंट से और स्केच देखने के बाद वो उसको लगता है कि ज़रूर वो मेरे पुराने घर पे होगा। वो वहाँ भागती हुई जाती है और गुचुएन उसे फाइनली वहाँ मिलता है। गुचुएन फिर भी बहुत रूडली उससे बात करके बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो कहने लगती है, आखिर क्यों नहीं होना चाहिए? आपने आइसक्रीम के बारे में मुझसे झूठ बोला। मुझे पता है कि आप इतने बुरे नहीं हो और बिना किसी कारण के आप मुझे दूर नहीं करोगे। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया कि आप इतने तकलीफ़ में हैं और आप मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं और यहाँ पे आके आप मेरा घर सही कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि मेरा घर सही करने के बाद मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा आपके बिना? गुचुएन बोलता है, इन सारी चीज़ों का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। तुम मुझे बताओ, अगर कभी मैं तुम्हारे आंखों के सामने गुजर गया तो क्या तुम वो सहन कर पाओगी? ज़ियाओनिंग बोलने लगती है कि 10 साल पहले आपने मेरा हाथ थामा था, जब मैं उस कंडीशन में थी जहाँ पे मैंने अपने जीने की उम्मीद खो दी थी। जब मैं वो सहन कर सकती हूँ तो मैं ये क्यों नहीं सहन कर सकती? चाहे हम कितने भी टाइम के लिए रहें, मुझे आपके साथ रहना है, इसे साथ में फेस करना है। आपको क्या लगता है कि अगर आप मुझे इग्नोर करके चले जाओगे तो क्या मैं भूल जाऊंगी आपको? जैसे आपने अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले खुद लिए हैं, आपने मेरे लिए कैसे फैसला ले लिया कि मैं आपके बिना बिल्कुल सही रहूंगी और मेरा फ्यूचर अच्छा रहेगा? उसके मन में जितनी भी बातें होती हैं वो सारी की सारी बोल देती है। पर क्या ये सारी बातें सुन के गुचुएन कन्विंस होगा? क्या दोनों एक हो जाएंगे या गुचुएन फिर से उसे अपने से दूर कर देगा? अब नेक्स्ट पार्ट होने वाला है लास्ट पार्ट, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग होगा, तो बी प्रिपेयर्ड। एंडिंग में सारे के सारे सस्पेंस खुलने वाले हैं, तो पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। डू नॉट मिस इट, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।